तो आज हम लोग बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 5 यानी मद्य निषेध एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले यहाँ से बनने वाला प्रश्न यह है कि पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया किस देश से गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है। और यह संविधान के भाग कितना में है। तो संविधान के भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो हमारे संविधान के भाग 4 में है और भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल किया गया है, ठीक है। अब देखेंगे, भारत को एक राज्य कल्याणकारी के रूप में स्थापित करने का कार्य भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ही करता है और इसके अनुच्छेद 38 करता है, ठीक है। लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है क्या। तो इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, यानी कहने का मतलब है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, यह उद्देश्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान में निर्माता में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। तो संघीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि शक्तियों का बंटवारा, यानी संघ एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा से ही हम लोग उसके लक्षण को पहचान सकते हैं कि यह संघ सरकार के बारे में बात कर रहा है या राज्य सरकार के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। संघ एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, ठीक है। तो हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में किया गया है। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि पूछेगा संघीय सरकार के अंतर्गत किस पर कानून बना सकता है। तो संघ सूची पर। राज्य सरकार किस पर कानून बना सकता है। तो राज्य सरकार जो है वो राज्य सूची पर कानून बना सकता है, लेकिन संघ सरकार भी और राज्य सरकार दोनों मिल करके समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। भारत के संविधान में यानी भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 को स्वतः निलंबित हो जाते हैं, यानी अनुच्छेद जो है वह खुद ब खुद खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अनुच्छेद 19 खत्म होता क्यों है। तो आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद जो 19 है आपका, जो आपका अधिकार है वो खत्म हो जाता है, लेकिन यह स्वतः निलंबित होता है अनुच्छेद 58 के तहत। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपातकाल की स्थिति। आपातकाल क्या है। तो देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे इमरजेंसी। आपातकाल का अनुच्छेद 352, 356 और 360, ठीक है। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, इसको बोलते हैं वित्तीय शासन या वित्तीय आपातकाल। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अनुच्छेद 352, 356 और 360, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि तीनों आपातकाल का अनुच्छेद है, आपातकाल का अनुच्छेद है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि इस आपातकाल लगने के दौरान हमारा जो अधिकार है कुछ हद तक समाप्त हो जाता है, और उस अधिकार को समाप्त करता कौन है। तो अनुच्छेद 358 जो है इसको समाप्त कर देता है। लेकिन राष्ट्रपति जो है, केवल राष्ट्रपति ही आपातकाल लगाने का अधिकार होता है, ठीक है। तो समझिए, जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, आपातकाल की घोषणा
युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में करता है 352 में, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 के तहत उल्लेखित सभी मौलिक अधिकार अपने आप निलंबित हो जाते हैं। इसको निलंबित करने का आधार अनुच्छेद 358 रखा जाता है, जबकि अनुच्छेद 359 में और मूल अधिकार को निलंबित करता है। जैसे अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके बाकी जो बचता है उसको निलंबित करने का अधिकार 359 में है। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। किस केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली, किस केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर को प्रतिबंधित प्रबंधन प्रणाली की घोषणा किया था? तो 1992-93 यूनियन बजट 1992-93 में उदारीकरण विनिमय दर के बारे में उल्लेख किया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। राज्य चुनाव आयोग के द्वारा पंचायती चुनाव यानी पंचायत चुनाव का संचालन और नियंत्रण किस अनुच्छेद में होता है, इस बात के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो 243 के के में 243 का जो के है वो पंचायत के चुनाव का संचालन एवं नियंत्रण करता है। और यहीं पे 243 का आई जो है 243 का आई किसके बारे में बात करता है? तो वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, ठीक है। 243 का जो ई बोलता है वो पंचायतों का कार्यकाल के बारे में बोलता है, पंचायतों का कार्यकाल कितना में है, ठीक है। अनुच्छेद संचालन और नियंत्रण पंचायती चुनाव का संचालन एवं नियंत्रण अनुच्छेद 243 और पंचायतों का कार्यकाल 243, लेकिन इसमें 243 का के है 243 का ई है। आगे दे रहा है 241 का के, तो ऑप्शन नंबर इसमें 5 का ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में 55वां संविधान संशोधन के तहत 55वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 में हुआ था, इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। और 84वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में लोकसभा एवं विधानसभा में परिसीमन किया गया था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर चलेंगे। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक किसे माना गया है? राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक हम लोग विधानमंडल को मानते हैं। राष्ट्रीय कोष पर व्यापक विचार विमर्श विधानमंडल में किया जाता है, इसलिए विधानमंडल को ही राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक माना जाता है। बिना विधानमंडल के स्वीकृति के या बिना राष्ट्रीय कोष का धन नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए राष्ट्रीय कोष के अधिरक्षक या अभिरक्षक के रूप में विधानमंडल को हम लोग जानते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो हमने ये पहले सेट में बताया था कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही हम लोग हटा सकते हैं, वो भी अनुच्छेद 317 के तहत। अनुच्छेद 317 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष या सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है कि यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग में केवल 11 मेंबर होते हैं। एक ठो होता है अध्यक्ष और 10 ठो होता है सदस्य। तो वर्तमान समय में यूपीएससी का अध्यक्ष आपसे पूछे तो अजय कुमार याद रखना है, और यूपीएससी और सीबीएसई का अध्यक्ष वर्तमान समय में दोनों एक ही हैं। एक ही नहीं है बल्कि दोनों एक ही नाम के हैं, अजय कुमार नाम है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो याद देना है कि सीबीएसई और यूपीएससी का जो दोनों अध्यक्ष हैं वो अजय कुमार है, और यूपीएससी में केवल 11 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष
और 10 सदस्य। निम्न में से एक संघ का भारत संघ का सह राज्य था, बाद में पूरा राज्य बन गया। तो ये सिक्किम जो था वो 35वां संविधान संशोधन 1974 में भारत का केवल सह राज्य बना। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन करने के बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 में करने के बाद सिक्किम जो है वो भारत का एक राज्य बन गया, पूरा राज्य बन गया। और पूरा राज्य नहीं बन गया, भारत का 22वां नंबर का स्टेट बन गया, 22 नंबर यानी 22वां नंबर का राज्य बन गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ले गई है? तो प्रस्तावना जो है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय यानी 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा अवसर की समता प्रदान करने के लिए इस सब के बारे में बताया गया है भारत के संविधान की प्रस्तावना में। प्रस्तावना को लिया गया है अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है आयरलैंड से, लेकिन पूछ रहा है इसमें प्रस्तावना है तो अमेरिका कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। राज्यों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस व्यक्तित्व का समर्थन करता है? भारत जो है वो राज्यों का संघ है, न कि संघों का संघ है। ठीक है, तो राज्य संघों का संघ के बारे में बोले कि राज्य संघों का संघ है, उसमें बहुलवादी राजनीतिक विचारधारा वक्तव्य का समर्थन करती है। चलिए प्रश्न संख्या 12। पटना उच्च न्यायालय एक सेकेंड, पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद सृजित किए गए हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ कब था। तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था। ठीक है, और पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 में हुआ था। वहीं पटना कॉलेज का स्थापना 1863 में हुआ था। चलिए ठीक है, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद सृजित हैं? तो केवल 53 पद सृजित हैं। ठीक है, तो पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की कुल 53 पद सृजित हैं। और एक बात ध्यान देना है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कितने पद अगर पूछे तो 53, लेकिन अगर यही बात को सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में आपसे पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय में कितना है, तो सर्वोच्च न्यायालय में 31 था, वर्तमान में 34 है। मुख्य न्यायाधीश की संख्या कितना है? 31 था, 34 हो गया, लेकिन 31 से 34 हुआ कब? तो 2019 में 2019 में इस संख्या को बढ़ा करके 31 से 34 कर दिया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। करंट अफेयर का प्रश्न है कि गूगल ने भारत में अपने सबसे बड़े परिसर अनंता का अनावरण करके भारत के डिजिटल परिदृश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। यह परिसर किस स्थान पर है? ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने का मतलब नहीं है, डायरेक्ट प्रश्न बोल रहा है कि गूगल ने भारत में अनंता स्थापित किया है। अनंता को कहाँ स्थापित किया है? तो अनंता को बेंगलुरु में स्थापित किया है। अनंता को बेंगलुरु में स्थापित किया है। तो देखिए गूगल ने भारत में अपने अब तक की सबसे बड़ी परिसर अनंता का अनावरण बेंगलुरु में किया है, और यह परिसर भारत के डिजिटल और तकनीक इकोसिस्टम के प्रति गूगल को दीर्घकालीन प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कल्याण चालुक्य युग के 3 नए कन्नड़ शिलालेख पहली बार किस स्थान पर देखे गए हैं? तो विकाराबाद तेलंगाना में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? विकाराबाद तेलंगाना में देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न ध्यान देना है, किस राज्य सरकार ने
दलारी, दलारी, दलारी नहीं है, ये दुलारी होगा। एक सेकंड ध्यान देना है। दुलारी। किस राज्य सरकार ने दुलारी कन्या योजना के नया रूप दिया, जिनमें बालिकाओं के संस्थागत प्रसव के लिए सावधि जमा राशि 20,000 से बढ़ा करके 30,000 कर दिया गया है। यानी पूछ रहा है कि दुलारी कन्या योजना जो है वो किस राज्य का है, तो दुलारी कन्या योजना अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने दुलारी कन्या योजना को संशोधित किया है। इसके तहत संस्थागत प्रसव यानी सरकारी अस्पताल में जन्म पर बालिकाओं के लिए सावधि जमा राशि को 20,000 से बढ़ा करके 30,000 रुपया कर दिया गया है। यह संशोधन लाभ वर्ष 25 यानी 2025 जो है इसे 11वीं कक्षा में प्रवेश के 20,000 सहायता भी जोड़ी गई है। चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर। किस राज्य ने कृषि अवसंरचना कोष योजना को लागू करने के लिए देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है? किस राज्य ने कृषि अवसंरचना कोष योजना को लागू करने के लिए देश में शीर्ष स्थान लागू किया है? तो पंजाब। पंजाब जो है वो शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो कृषि अवसंरचना कोष योजना को लागू करने में पंजाब ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 17 नंबर। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड ... कौन है, जो ग्रेटर लंदन के आकार का 2 गुना से भी अधिक है और जिसका वजन लगभग 1 ट्रिलियन टन है? अंटार्कटिका से उत्तर की ओर दक्षिण महासागर में बह रहा है और दक्षिण जॉर्जिया द्वीप की ओर आगे बढ़ रहा है। तो याद रखिएगा हिमखंड A23A। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 करेंट अफेयर यह भी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ... में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत पैवेलियन का उद्घाटन किया, जिसमें 38 भारतीय दूरसंचार उपकरण निर्माताओं ने अपने आधुनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उत्पादों का प्रदर्शन किया है। तो कौन था? तो इसमें जो ... की जगह पर हमको भरना है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बार्सिलोना स्पेन में। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 विश्व का प्रमुख दूरसंचार और मोबाइल प्रौद्योगिकी का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। इस योजना में भारत की तकनीकी सक्षम को प्रदर्शित करने के लिए भारत पैवेलियन की स्थापना की गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत पैवेलियन का उद्घाटन किया है और इस पैवेलियन में 38 भारतीय दूरसंचार उपकरण निर्माताओं ने अपने आधुनिक तक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रदर्शित किए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 19 की ओर। किसने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फीडे विश्व जूनियर U20 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो किसने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो 2025 का खिताब प्रणव वेंकटेश ने जीता है। ठीक है, तो देखिए इसमें बात है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे विश्व जूनियर U20 चैंपियनशिप 2025 युवा शतरंज खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में विश्व भर के शीर्ष जूनियर खिलाड़ियों ने भाग लिया और भारतीय शतरंज खिलाड़ी प्रणव वेंकटेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ विश्व जूनियर 2020 चैंपियनशिप 2025 को जीता और यह जीत की उभरती शतरंज प्रतिभा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दर्शाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 20।
कौन वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार जो 2025 से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय बन गई है, जो आर्द्र भूमि के सतत प्रबंधन में योगदान का जश्न मनाने वाला एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सम्मान है। एक बार फिर से देखिए कि कौन वेटलैंड वाइड यूज के लिए रामसर पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाली पहली महिला बन गई है, जो आर्द्र भूमि के सतत प्रबंधन में योगदान का जश्न मनाने वाला एक विश्व स्तर का मान्यता प्राप्त है। तो विश्व स्तर का मान्यता किसको प्राप्त है? तो जयश्री वेंकटेशन को इसका मान्यता प्राप्त है। चलिए प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। IQ एयर क्वालिटी AQI होता है, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स क्वालिटी एयर यहाँ पे होगा शायद, द्वारा हाल में ही जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी का नाम दिया गया है। तो यह नई दिल्ली है। ठीक है। और देश के बारे में अगर इसके बारे में पूछे तो देश में पाकिस्तान होता है। ठीक है। चलिए आगे। किस राज्य ने 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ नोदी बंधन परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य नदी केंद्रित क्षेत्रों में नदी तट को कटाव को रोकना है? तो नोदी का संबंध पश्चिम बंगाल से है। ठीक है। देखिए नोदी बंधन परियोजना नदी तटों के कटाव को रोकने और नदी केंद्रित क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसमें 200 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। चलिए निम्नलिखित में आधार पर हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ की तुलना करें। अधिकांश हिमालय नदियाँ 12मासी होती है, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियों में 12 महीना पानी होता है, जबकि बात बिल्कुल सही है। जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर होती है। स्टेटमेंट नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। हिमालयी नदी का ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा होता है, यह भी सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है, तो गलत है। प्रायद्वीपीय नदी नहीं, हिमालय नदियाँ प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है, यानी ऑप्शन नंबर केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए 24 नंबर, राजस्थान में स्थित खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। खेतड़ी जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन स्पेशल जगह बोलेगा खेतड़ी तब, न कि तांबा में सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान है। तांबा के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसके अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देश के साथ नहीं लगता है? तो पश्चिम बंगाल का लगता है। पश्चिम बंगाल देश जो है उसका बांग्लादेश से लगता है, नेपाल से लगता है, भूटान से लगता है। और सिक्किम का नेपाल से लगता है, चीन से लगता है, भूटान से लगता है। लेकिन मिजोरम का कहीं नहीं लगता है। मिजोरम का केवल जो मिजोरम देश है उसका म्यांमार के साथ लगता है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे। मिजोरम का म्यांमार के साथ बंगाल से भी लगता है, बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 26, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? सैंडल पीक जो है वो कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तरी अंडमान में स्थित सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। कितनी है? 738 मीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है?
कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। तो कहवा पतन के नाम से हम लोग सैंटोस क्यों जानते हैं, सैंटोस को जाते हैं। ठीक है, सैंटोस ब्राजील का एक समुद्री बंदरगाह है। जो कहवा पतन होता है, पतन जो है कहवा पतन के नाम से हम लोग सैंटोस को जानते हैं। अब लोग सैंटोस के बारे में देखेंगे। तो सैंटोस ब्राजील का एक समुद्री बंदरगाह है। यहाँ से विश्व में सर्वाधिक कॉफी का निर्यात होता है। इसके कारण इसे विश्व का कहवा पतन कहते हैं। कहवा पतन कहने का अर्थ है कि यहाँ से कॉफी का अधिक निर्यात होता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का ब्राजील विश्व में कॉफी उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और हमने बचपन में ही पढ़ा होगा कि ब्राजील के कहवा के बागों को फेजेंडा कहते हैं। ठीक है, दक्षिण भारतीय राज्यों के पहाड़ी इलाकों में कॉफ़ी का खेती की जाती है। इसमें कर्नाटक सबसे अग्रणी है। ठीक है, कॉफ़ी के पौधे के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी 15 से 28 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और वर्षा भी अच्छे खासे चाहिए। आमतौर पर छायादार पेड़ के नीचे कॉफ़ी उगाई जाती है और फलियों को पकने के लिए समय शुष्क का मौसम होना चाहिए। ठीक है, सबसे अधिक देश किस महादेश में है? ठीक है, तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिक। तो सबसे पहले देखें सबसे अधिक किसमें है, तो याद रखना, तो सबसे ज़्यादा जो है अफ्रीका में है। किसमें है? अफ्रीका में है। और भारत जो है एशिया महादेश का भाग है। ठीक है, भारत एशिया महादेश का भाग है। एशिया में मुख्य रूप से 48 देश होते हैं। 48 देश हैं, 48 देश हैं। लेकिन यहीं पे ऑस्ट्रेलिया मात्र 14 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया मात्र 14 देश है। लेकिन सबसे अधिक पूछा है तो अफ्रीका में हम लोग 54 याद रखेंगे, 54 को याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा देश कहाँ है? अफ्रीका में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो हमने बहुत बार सुना होगा कि फलना कोटा पढ़ने जा रहा है, तो कोटा शिक्षा की नगरी है, कोटा मरुस्थलीय जगह नहीं है। ठीक है, चलिए 30 नंबर आपको मिलाना है। तो 30 नंबर मिलाना है कि चक्रवात जो है वो कौन देश में आता है? तो बागियो, हरिकेन, टाइफून तो चीन में आता है। टाइफून चीन में, टाइफून एक सेकेंड हम लोग देखेंगे। टाइफून जो है टाइफून चीन में आता है और विली विली ऑस्ट्रेलिया में आता है। टाइफून और विली विली ऑस्ट्रेलिया में आता है। बागियो जो है वो फिलीपींस में आता है और हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। तो 3-4-2-1 ऑप्शन नंबर बी सही है। बागियो कहाँ आता है? फिलीपींस में। हरिकेन अमेरिका में। टाइफून आता है चीन में और विली विली ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 31, सतपुरा। तो सतपुरा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? तो भारत में हम लोग देखेंगे कि सतपुरा श्रेणी का निर्माण कहाँ पे हुआ है? तो हम लोग देखेंगे एक सेकेंड सतपुरा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? तो इस स्थान पर सतपुरा पर्वत श्रेणी है और इसका निर्माण ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टान से हुआ है और यह एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। नर्मदा और ताप्ती के जल विभाजक का काम करती है सतपुरा। ठीक है, और इसका सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी है। ठीक है, और अमरकंटक यहाँ से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। चलिए अगला देखते हैं। कौन एक भिन्न है? जो गलत है उसको हटाना है। गुलाबी शहर जयपुर सही है। महलों का शहर मुंबई, महलों का शहर कलकत्ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या इसमें देखते हैं। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो प्रशांत महासागर में चलता है पूर्वी ऑस्ट्रेलिक धारा, हेम्बोल्ट पेरू धारा चलता है। ठीक है, अलास्का चलता है, आयोसिया चलता है, क्यूरिया चलता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, कनारी जो है वो प्रशांत महासागर संबंधित नहीं है। कनारी जो है उत्तर अटलांटिक महासागर में चलता है। ठीक है, चलिए आगे।
प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 बोलता है कि स्वस्थाने क्या है? वनस्पति या जंतु के संरक्षण उनके मूल आवास में ही करना। स्वस्थाने क्या है? तो स्वस्थाने बोलेगा तो वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना ही स्वस्थाने कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर यही बात बोलेगा वनस्पति एवं जंतुओं का विलुप्त वनस्पति का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से क्षेत्र से बाहर करना, तो बाहर करने के लिए हो जाएगा बाह्यस्थाने। क्या हो जाएगा? बाह्यस्थाने हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस, तो ग्रीन पीस जो है वो पर्यावरण समर्थन का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पर्यावरण समर्थनों का अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है ग्रीन पीस। ठीक है, अब देखिए कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? माता पिता का आज्ञा का पालन करना, दान पुण्य करना और भातृभाव, ये तीनों उसमें दिया हुआ है, लेकिन संघ के प्रति आस्था का वर्णन धम्म में नहीं दिया गया है। ठीक है, धम्म में नहीं दिया गया। प्रश्न संख्या 37। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा अफगानिस्तान में है? अफगानिस्तान में शत्रुघ्नई है, शत्रुधई है जो अफगानिस्तान में। ठीक है, प्रश्न संख्या 38। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें दिया गया है? तो राज्याभिषेक का जो दिया गया है वो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में दिया गया है। प्रश्न संख्या 16 महाजनपद में से एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी पोतन है और इसका जो महाजनपद है असमाक की राजधानी क्या है? पोतन। ठीक है, पोतन है। उज्जैनी, हाटक, शक्तिमती उत्तरी भारत में है, उत्तरी भारत का था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 40 नंबर पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 40। 1857 के विद्रोह में राष्ट्र की भावना का अभाव है, यानी अपने देश के प्रति भावना के अभाव है, यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था आरसी मजूमदार ने। आरसी मजूमदार ने बोला था कि यह केवल एक प्रकार का सैनिक विद्रोह है और कुछ नहीं है, सैनिक विद्रोह है और कुछ नहीं है, ये बोले थे। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान देना है कि जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में स्वातंत्र का विद्रोह सिपाही का विद्रोह नहीं है, स्वतंत्रता का भारतीय जनता संगठन का संग्राम के बारे में बोला था। चलिए प्रश्न संख्या 41। निम्न किसके सुझाव पर भारतीयों ने साइमन कमीशन को बाहर रखा? मैंने भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखने का सुझाव किसने दिया था? तो लॉर्ड इरविन ने साइमन कमीशन जो 28 में आया था उसमें से भारतीयों को बाहर रखने का सुझाव दिया था। प्रश्न संख्या 42। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड सही है, सत्येंद्रनाथ सान्याल बंदी जीवन सही है। अब देखते हैं सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल सही है, लेकिन द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो भगत सिंह लिखे हैं ये गलत है, लेकिन यहाँ पे द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 43 नंबर देखेंगे। पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में किया था? तो पाकिस्तान की मांग 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया था। 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग किया था, 1940 के लाहौर अधिवेशन। चलिए प्रश्न संख्या 44 को चलते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था, एक सेकेंड, यहाँ पे एक बात है कि पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में किया था? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में तो किया ही था, लेकिन 1940 के लाहौर अधिवेशन के नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, एक बात को ध्यान रखना है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो सर्वप्रथम मद्रास में, यानी वर्तमान के चेन्नई यानी मद्रास में लागू हुआ था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। ठीक है, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। 1812 ईस्वी में अमेरिका और किसके बीच
युद्ध लड़ा गया था? 1812 का युद्ध अमेरिका और किसके बीच लड़ा गया था? तो 45 का डी, ऑप्शन नंबर डी, 45 का डी है। 1812 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। किसने इटली के एकीकरण का योगदान नहीं दिया? 46, इटली के एकीकरण में किसने योगदान नहीं दिया था? तो मेटरनिख ने योगदान नहीं दिया था। मेटरनिख ने योगदान नहीं दिया था। ठीक है। आगे देखो, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने मेंबर ने भाग लिया था? तो 434 लोगों ने। तो कांग्रेस का 4 अधिवेशन आपको इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस का शुरू का 4 अधिवेशन इम्पोर्टेंट है। 85, 86, 87, 88, ये 4 गो जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो हुआ था बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद हुआ था। ठीक है। इसमें बोमे चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे, दादा भाई नौरोजी दूसरे अध्यक्ष थे, और तीसरा में अध्यक्ष जो आपका जो था वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, और चौथा में जॉर्ज यूले थे। 4 गो थे। ठीक है। तो ये 4 गो जो है आपको कंफर्म याद रखना है, कहीं पे लिख करके एग्जाम में देखने को अक्सर मिलते हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। मिलाना है। सबसे पहले देखेंगे कि प्रार्थना समाज का आत्मा रंग पांडु रंग किया था। ठीक है। आर्य समाज का दयानंद सरस्वती किए थे। ठीक है। इसके बाद केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किया था? राजा राम मोहन राय। इसमें नहीं है, तो एक और 2 गो मिला, उसे मिलाने का प्रयास करते हैं। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज। तो दूसरा के स्थान पर चौथा कहीं है, तो ऑप्शन ये तो गलत है, ये तो गलत है। ठीक है। लेकिन प्रार्थना तीसरा के स्थान पर पहला कहूँ है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है यहाँ पे। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 49 49 को देखते हैं। 23 फरवरी 1946 को राजसी भारतीय नौसेना के नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? तो आत्मसमर्पण के लिए वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। एक बात ध्यान देना है कि 23 फरवरी 1946 को राजसी भारतीय नौसेना को नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली भाई जिन्ना ने किया था। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 50, महात्मा गांधी का संबंध नहीं था, तो चंपारण वही चालू किए थे। सविनय अवज्ञा 30 में बहावी आंदोलन का संबंध उनसे एकदम नहीं था, तो बहावी आंदोलन का नेतृत्व जो है वो सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या, मैथ को हम लास्ट में देखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किया गया था? तो 1971 में प्रथम बार पहला विश्व कप हॉकी का आयोजन किया गया था। ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न संख्या 58, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली का संबंध किस देश से था? संयुक्त राष्ट्र यूएनओ जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, उसके प्रथम अध्यक्ष ट्रिगवेली थी, दूसरा अध्यक्ष हैमरशोल्ड, तीसरा अध्यक्ष यूथांट थे, और वर्तमान का अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कहाँ के हैं? फिलमोन के हैं। किसके हैं? फिलमोन के हैं। तो अगला देखेंगे हम लोग। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ट्रिगवेली जो है वो नॉर्वे देश से संबंधित है। नॉर्वे देश, कौन देश? नॉर्वे देश से संबंधित है। ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? शांति का नोबेल पुरस्कार, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना 1961 में हुआ था। 61 में इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। तो
1967 ईस्वी में, सॉरी 77 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, 1977। अब देखिए यहाँ पे, किस वर्ष तक भारत पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो मलेरिया कब तक खत्म हो जाएगा? तो 2030 तक। 2030 तक भारत में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। मुखौटा, मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मुखौटा जो है वो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। राइडर कप का संबंध किससे है? राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से है। चलिए प्रश्न, निमाड़ी, निमाड़ी निम्न में से किसका नस्ल है? तो निमाड़ी जो है वो गाय का नस्ल है। किसका नस्ल है? गाय का। रेड सिंधी हम लोग पीछे पढ़े थे और यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए निमाड़ी। निमाड़ी कहाँ का है? तो गाय का। ठीक है, सर जोस। अगला क्वेश्चन नंबर 64, सैन जोस, सैन जोस किस देश की राजधानी है? सैन जोस, तो 64 के ए, कोस्टारिका, कोस्टारिका देश का राजधानी सैन जोस है। क्या है? सैन जोस है। अगला क्वेश्चन नंबर 65, डेनमार्क के संसद को किस नाम से जानते हैं? डेनमार्क का जो संसद है उसको किस नाम से जानते हैं? तो डेनमार्क वर्तमान में डेनमार्क की संसद को किस नाम से जानते हैं? तो इसने हाल में ही पोस्ट ऑफिस सेवा को रद्द कर दिया है। डेनमार्क ही देश है। इसका राजधानी जो है फॉल्केटिंग। कौन है? फॉल्केटिंग, फॉल्केटिंग है, फॉल्केटिंग है। ठीक है, प्रश्न संख्या, जीवाणु जनित रोग कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, न्यूमोनिया, हैजा। प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, न्यूमोनिया, हैजा, ये सब जीवाणु से होने वाले रोग हैं। और विषाणु से होने वाले रोग जिनमें है रेबीज, खसरा, हेपेटाइटिस, मेंजाइटिस, हर्पिस, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, इन्फ्लुएंजा है। तो इसमें केवल विषाणु से पूछ रहा है तो पोलियो हो जाएगा। 66 के सी। चलिए 67 नंबर देखते हैं, प्राकृतिक चयन की अवधारणा प्रस्तुत किसने की थी? प्राकृतिक चयन की अवधारणा, प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो डार्विन ने। किसने किया था? डार्विन ने। प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। प्रश्न संख्या, मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? फ्लैपियन ट्यूब, जिसको हिंदी में डंबवाहिनी नालिका बोलते हैं। डंबवाहिनी नालिका। चलिए 69 नंबर प्रश्न देखेंगे, लैंगर-हैंस दीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिका किसका उत्पादन करती है? किसका स्रावन करती है? तो लैंगर-हैंस में पाने वाली इंसुलिन का। अल्फा कोशिका ग्लूकोन का। ठीक है, बीटा कोशिका इंसुलिन का और डेल्टा कोशिका स्टेनिन हार्मोन बनाती है। ठीक है, चलिए आगे, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण दिखता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। आगे देखिए, जब पादप कोशिकाओं से पानी बाहर निकल जाए तो कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। क्या कहलाती है? जीव द्रव संकुचन कहलाती है। जीव द्रव संकुचन कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसको मिलाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रेडोफाइटा, रेड मतलब होता है लाल, तो लाल शैवाल। तो दूसरा का 3 कहाँ है? तो एक ही ऑप्शन में मारा गया, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी यानी क्लोरोफिल को बारे में बता रहा है। तो क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी का संबंध किससे है? एक सेकेंड, हाँ चलिए देखिए, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी का संबंध जो है वो हरे शैवाल से, क्लोरोफिल जैसा लग रहा है, हरा है। रेडोफाइसी लाल है। तो 2 और 3, तो 2 और 3 बी में ही है, 2 और 3 बी में है। ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा का संबंध किससे है?
लीवर वर्ड से और फियोफाइसी की संबंध है भूरे शैवाल से। 2 ठो याद था, 2 से बन गया। तो आगे देखिए, किस तरंग को 2 उत्तरोत्सर्ग और 2 उत्तरोत्तरगर्त के बीच की दूरी को बोलते हैं, यानी इसको बारे में बात कर रहा है। इसको या इसको बोलते हैं शीर्ष, इसको बोलते हैं गर्त। तो इसके बीच की दूरी या इसके बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्ध्य के नाम से जानते हैं, तरंग दैर्ध्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए 74 नंबर प्रश्न। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जाए, ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं? तो ऐसे विलयन को बोलते हैं संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 75। समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। चलिए 75 का ऑप्शन नंबर ए सही है। न्यूट्रॉन की संख्या समान परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न है, तो प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो जाएगा, तो समस्थानिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, आगे उनकी परमाणु संख्या भिन्न द्रव्यमान संख्या समान हो, संभारिक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। चलिए आगे, न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला कौन सा है? तो हमको याद करना है पोटेशियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, करते करते लास्ट में गोल्ड पर आते हैं। तो पोटेशियम से लेकर के सोना तक, पोटेशियम से लेकर के सोना तक जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम है और सबसे कम सोना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 77 की ओर। प्रश्न संख्या 77 क्या बोलता है? तो इसमें बोलता है कि आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व क्या होता है? तो क्षार धातु घनत्व सामान्यतः बढ़ता है, सामान्यतः बढ़ता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 78, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो गे लुसे का नियम है, गे लुसे का नियम। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब, किसी स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होती है। यह किसका नियम है? तो गे लुसे का नियम है। न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या बोलता है? तो न्यूटन का दूसरा नियम किसी वस्तु पर लगाए गए वेग में परिवर्तन के दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ठीक है, तो दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं बल के बीच संबंध की व्याख्या करता है, गलत है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है? तो समझने में सहायता करता है कि बल वस्तु की गति किस प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, क्या करता है? बैरोमीटर का उपयोग तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए करता है। ठीक है, ऊंचाई मापने के लिए नहीं करता है, द्रव का घनत्व मापने के लिए नहीं, मौसम का पूर्वानुमान का प्रयोग करने के लिए करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81, प्रतिध्वनि के कारण सुनाई देती है। प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? यानी इको किसके द्वारा सुनते हैं हम लोग? तो ध्वनि के परावर्तन के कारण, लगभग 17 मीटर की दूरी के कारण ध्वनि का परावर्तन तरंग के कारण हम लोग प्रतिध्वनि को सुन पाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्णांक, इनमें से सभी, चारों जो है, तीनों जो है सहायता करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तापमान बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब तापमान हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान हम लोग बढ़ाते हैं तो शुद्ध धातु प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान जैसे ही बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी उसका बढ़ता है, प्रतिरोध भी उसका बढ़ता है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 84 क्या बोलता है? पानी का हिमांक बिंदु से होता है,
पानी का हिमांक बिंदु डॉट डॉट होता है तो उसका एक फॉर्मूला है, उस पर रखेंगे। C-0/100 बराबर F-32/180 बराबर R-0/80 बराबर K-273/100। इस फॉर्मूला पर चारों को हम लोग रख देंगे तो ये बन जाएगा। इसका बनाने के बाद ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 85। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर आदि में हीटिंग एलिमेंट के नाइक्रोम को धातु उपयोग क्यों करते हैं? गलनांक अधिक होता है, उच्च प्रतिरोध होता है, नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से टूटता नहीं है या नहीं गुजरता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 85 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 86 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य कान में यानी कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम पूछ रहा है। तो ह्यूमरस जो है वो हाथ में होता है, फीमर जो है वो पैर में होता है, रेडियस अल्ना पैर में, हैमर, एनविल और स्टेपिज ये 3 गो हड्डी जो है कान में होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उद्देश्य में शामिल है? तो समृद्धि शामिल है। 87 का ऑप्शन नंबर डी शामिल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को तब देखेंगे। आयात और निर्यात कर पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? यानी कोई सामान को अगर हम मंगा रहे हैं और कोई सामान को भेज रहे हैं, उस पर लगने वाले कर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को शुल्क कर यानी शुल्क कर कहते हैं, सीमा शुल्क कर कहते हैं, बाउंड्री टैक्स सीमा शुल्क कर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई सही नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर डी 89 देखेंगे। नरसिम्हन कमेटी निम्न में से किन सुधारों संबंधित है? तो नरसिम्हन कमेटी जो है वो बैंकिंग सुविधा संबंधित है, बैंकिंग सुविधा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 90, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का और आरबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेबी का जो स्थापना है वो 12 अप्रैल 1888 में की गई थी, ठीक है, लेकिन सब उसको दर्जा जो है वैधानिक दर्जा 92 में मिला है, ठीक है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए ठीक है। भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन है? भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन है? तो भारतीय नियोजन के आपको वस्तुकार जो हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं भारतीय नियोजन के वस्तुकार हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या चलिए यहां से देखते हैं हम लोग। दिक्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो दिक्दर्शन का संधि विच्छेद दिक जोड़ दर्शन होता है, दिक जोड़ दर्शन होता है, ठीक है। इसमें से प्रधान पद किन समासों में दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं? तो दोनों पद प्रधान जिनमें होता है उनमें द्वंद्व समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, एक मुंह दो बातें करना यानी अपनी बात से पलट जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, संविधान सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। आनी सावधानी तो सावधानी तो सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सावधानी में सावधान प्लस ई तो सावधानी हो जाएगा, ठीक है। सावधान प्लस ई सावधानी प्रत्यय हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी क्या है? दीर्घायु तो दीर्घायु ए आपका शुद्ध लिखा हुआ है, दीर्घायु ए जो है वो आपका सही लिखा हुआ है, दीर्घायु दीर्घ में लिखाता है दीर्घायु, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 100 क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।